आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जी हाँ, जब घड़ी संकट की हो तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। आज हम कोरोना के जिस संकट से गुजर रहे हैं, ऐसे में हमें जरूरत है एक दूसरे का ख्याल रखने की और सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की। सरकार द्वारा 5 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है, जिनमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड बिहेवियर शामिल हैं। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप घबराएं नहीं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करें। साथ ही आपको बता दें कि देश में 1 मई से शुरू होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का काम आज से शुरू हो गया है। सभी एलिजिबल लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण में ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर पर ही रहकर अपने चिकित्सक से सलाह कर ठीक हो सकते हैं। आप अगर कोविड पॉजिटिव होते हैं या संक्रमण से बचना चाहते हैं तो कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करें। हमें कोविड को लेकर क्या सावधानी रखनी है, कौन सा टेस्ट कराना है, होम आइसोलेशन में कैसे रहना है, घर पर कौन सी दवाइयां और कौन सी किट रखनी है, अस्पताल में कब भर्ती होना है, ऑक्सीजन की कब जरूरत पड़ती है, वैक्सीन कब लगवाना है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अनुपम से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 3.5 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग डरे हुए हैं और पैनिक भी हो रहे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इन सबके बीच हम कोविड से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? बहुत ही उचित सवाल है इस समय के हिसाब से, और वाकई में इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा संक्रमण है। और इसके लिए ध्यान हम लोगों को रखना, जो हमने पिछले साल जो पहली पीक में हमने सीखा था, वो ही मैं दोहराऊंगा कि वो जरूरी है सबसे, कि हम लोग ध्यान रखें कि एक दूसरे से दूरी बना के रहें। जो सामाजिक दूरी है, 2 गज की दूरी है, वो बना करके रहें। दूसरा, हम लोग हाथ अपने निरंतर धोते रहें और मास्क जरूर पहने। ये बहुत 3 कदम हैं जो कि बहुत ही हमारे लिए उपयुक्त हैं, उपयोगी हैं, और ये हमें कोरोना से बचाने के लिए बिल्कुल ही सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा जैसा कि सिद्धार्थ जी आपने कहा, वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जिसको सुविधा मिले वो टीकाकरण जरूर कराए। जी। और डॉक्टर अनुपम, इस समय लोग संक्रमण से बचने के लिए डबल मास्क लगा रहे हैं। कितना प्रभावी होता है डबल मास्क लगाना? देखिए, इस समय जो है पिछले साल जैसा कि था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात हो रही थी, तो आज की तारीख में समाज में ट्रांसमिशन चल रहा है। अब तो सभी को एक घर में, दूसरे घर में, हर मोहल्ले में है। तो ये एक बहुत जरूरी है देखना कि हमें सामाजिक, जो हम लोग एक दूसरे से इन्फेक्शन, संक्रमण हो रहा है, इससे हम बचें। तो इसके लिए डबल मास्क पहनना जरूरी है। तो अगर आप, इसमें बहुत जरूरी है कि ये समझें आप कि अगर आप N95 पहन रहे हैं, हालांकि समाज में हमें जो है साधारण जगहों पे N95 नहीं पहनना होता है, अस्पतालों में पहुंचना होता है, N95 को डबल मास्क नहीं करना होता है जी। लेकिन अगर आप कोई कपड़े का मास्क पहन रहे हैं या ट्रिपल लेयर मास्क पहन रहे हैं, सर्जिकल मास्क जिसे कहते हैं, तो उनको आप कर सकते हैं एक के ऊपर एक। तो उसमें
ट्रिपल लेयर को ट्रिपल लेयर के साथ डबल मास्क करने से कोई फायदा नहीं है, और क्लॉथ मास्क या कपड़े मास्क को कपड़े के मास्क के ऊपर डबल मास्किंग करने से फायदा नहीं है। फायदा तब है जब आप कपड़े के मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क को एक के ऊपर पहनते हैं, और जब आप ऐसा पहने तो एक तो पहली चीज, जब आप ट्रिपल लेयर मास्क पहनते हैं या सर्जिकल मास्क जैसे हम कहते हैं वो पहनते हैं, तो उसकी जो प्लीट्स होती है, जो उसके फोल्ड्स होते हैं, वो बिल्कुल फैले हुए होने चाहिए, जिससे कि आपकी नाक और थोड़ी दोनों कवर रहे। और उसके ऊपर अगर आप ये पहनते हैं कपड़े का मास्क, तो कपड़े का मास्क फिर आपको जो सर्जिकल मास्क है उसके ऊपर ढक लेना चाहिए, कि जो अगर छूट गई हैं सतहें, जो अगर कहीं कोई कोने छूट गए हैं तो वो दूसरा मास्क पहन ले। अगर आप उल्टा पहनते हैं तो उल्टा भी पहन सकते हैं कि कपड़े का मास्क नीचे पहन करके फिर ट्रिपल लेयर मास्क पहने, लेकिन जो अंदर का मास्क है उसकी सतह जो है ऊपर जो मास्क आप पहन रहे हैं उससे पूरी तरीके से कवर हो जानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। N95 के ऊपर जरूरत नहीं होती है, और दोनों अलग अलग कपड़ा या ट्रिपल लेयर मास्क को ही आपको ओवरलैप करना है, तभी डबल मास्किंग करनी है। जी डॉक्टर अनुपम, आपने मास्क के महत्व को बताया, ये बताया कि मास्क को कैसे लगाना है, लेकिन अक्सर हम अपने आसपास क्या देखते हैं कि लोगों का जो मास्क है वो नाक के नीचे रहता है, उनकी चिन पे रहता है, और वो चिंता जताते हैं कि कोविड के मामले बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम मास्क क्यों पहन रहे हैं। मास्क हम इसलिए पहन रहे हैं कि हमारे नाक और मुंह इसके द्वारा जो संक्रमण है कोरोना वायरस अंदर ना पहुंचे हमारे शरीर में, क्योंकि 99% केसेस में मरीजों में यही जो द्वार है, नाक और हमारा मुंह जो है, यही दरवाजा है हमारा कोरोना वायरस के अंदर घुसने का। तो अगर हम मास्क ऐसे पहनते हैं कि हमारी नाक खुली हुई है या मास्क खुली हुई है या मुंह खुला हुआ है, तो मास्क पहनने का कोई भी हमारा जो है महत्व नहीं है उसका, और वो पहनना ना पहनना बिल्कुल बराबर है, बल्कि और नुकसानदेह है, क्योंकि आपकी सांस बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, और कई बार जो है जो खुले हुए छिद्र होते हैं आपको तो लग रहा होता है कि आप बिल्कुल बचाव कर रहे हैं, लेकिन आपके छिद्र खुले हुए हैं तो उसमें संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आपको लगता तो है कि आप सेफ हैं, लेकिन फिर आप पकड़े जाते हैं कोरोना से। और डॉक्टर अनुपम, जैसे ही किसी व्यक्ति को कोविड के जो शुरुआती लक्षण आने शुरू होते हैं तो उसे क्या तुरंत जांच करानी चाहिए, या ऐसे में सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति शुरुआती लक्षणों से कभी ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसे कोरोना है, और वो जब तुरंत आइसोलेट नहीं करता तो संक्रमण परिवार के दूसरे सदस्यों में तब तक फैल जाता है। देखिए सिद्धार्थ जी, जो आप कह रहे हैं ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। इसमें कोई ये नहीं मानना चाहता है कि मैं बीमार पड़ सकता हूँ पहली चीज, और अगर बुखार या जुकाम हो जाए तो आदमी ये नहीं मानने को तैयार होता है कि नहीं मुझे कोरोना है, मुझे ऑर्डिनरी जुकाम हो सकता है, साधारण जुकाम हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना इस समय फैला हुआ है, और कोरोना सारे जुकाम खांसी को जो है, ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोरोना ही जो है वायरस रहे, बाकी सारे वायरसेस जो है वो क्षीण हो जाए, या कोरोना भी थोड़े समय बाद आगे क्षीण हो जाए, या हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो जाए। तो ये मान करके आज तो चल रहा है कि अगर आपको बुखार आता है तो 90-95% तो वो कोरोना की वजह से ही है। अगर आपको जुकाम होता है तो 99% वो जुकाम जो है कोरोना की वजह से। इस समय संक्रमण इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो हम डिनायल भी नहीं रह सकते कि नहीं हमें नहीं है कोरोना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, बुखार जुकाम खांसी, तो आज की तारीख में कोरोना की जांच कराना बहुत लाजिमी है और जरूर कराना चाहिए। इसके दो पहलू हैं। पहली चीज कि आपको पता होना चाहिए कि आपको बीमारी हो गई है, तो आप अपने से अपने घर में इन्फेक्शन बचा सकते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि आपको भी पता है कि आपको दिक्कत है, तो आप अपने को आइसोलेट करके फिर आप आराम कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है अपना रिकवरी जो है वो जल्दी हो सके। तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज कि अपने को ज्ञान होना चाहिए कि हाँ हम बीमार हैं, दूसरी हमारे ज्ञान से हम दूसरे को, अपने बाकी समाज के लोगों को और अपने घर वालों को बीमारी ना फैलाए, ये भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जांच करा लेनी चाहिए जैसे ही आपको लक्षण हो वैसे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अनुपम, होम आइसोलेशन की बात हम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर मरीज जो हैं जो अस्पताल में हैं उन्हें तो उनके चिकित्सक के द्वारा सलाह मिल रही है, लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि जो टोटल 90% से ज्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं, घर में हैं, तो अगर हम होम आइसोलेशन के लिए एक किट रखें अपने घर पे, तो क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। आज की तारीख में जब अस्पतालों में मरीज बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा लॉकडाउन की भी स्थिति है, मरीज बाहर निकलने से घबरा रहे हैं, और हम लोग भी हिदायत देते हैं कि बाहर नहीं निकला जाए, तो ऐसे में घर में क्या करना है ये बहुत जरूरी है। तो जो भी
हम लोगों को एक किट घर में जरूर तैयार करना चाहिए, जिसमें कि एक थर्मोमीटर, जैसे कि पहले भी फर्स्ट एड किट होता था, तो एक थर्मोमीटर उसमें रहना चाहिए। बाकी आपके पास ऑक्सीजन का प्रोब होना चाहिए, जिससे कि आप घर में ऑक्सीजन का लेवल जो है, सैचुरेशन जिसे हम कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से नाप सके। तो पल्स ऑक्सीमीटर घर में एक रखना जरूरी है। और पैरास्टामोल की टैबलेट रखें, जिससे कि कभी भी बुखार आए तो आप पैरास्टामोल ले सकते हैं। और जो है एक, हालांकि कोरोना से इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ही आम बीमारी है। और कोरोना में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर का जो है बढ़ना कई बार बहुत संभावित रहता है। बहुत सीवियर कोरोना होता है तो कम भी हो सकता है, तो वो एक देखना बहुत जरूरी है, और ये एक वाइटल साइन हम लोग मानते हैं। तो थर्मोमीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, जिसपे पल्स और ब्लड प्रेशर दोनों आ जाता है। और पैरास्टामोल की गोलियां बहुत जरूरी हैं। उल्टी के लिए भी साथ में रख लें गोली, जैसे स्टीमेटिल आती है या फिर जो डोमपेरिडोन की टैबलेट्स आती हैं, फेरिनॉम की आती हैं, ये भी रख सकते हैं साथ। बिल्कुल। तो श्रोताओं, आपके पास ये जो किट है, अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, तो जैसा कि डॉक्टर अनुपम ने जो किट बताई है, ये सारी चीजें आपकी उस किट में होनी चाहिए। डॉक्टर अनुपम, इस समय अस्पतालों में भीड़ है, बहुत से लोग घर पे भी रहकर ऐसे केसेस हैं जिनमें वो बॉर्डर लाइन है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। तो क्या कोई ऐसा तरीका है हमारे पास जिससे हम अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो बॉर्डर लाइन पे है या डेंजर लाइन पे है, उसको कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं घर पे रहकर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है सिद्धार्थ जी। इस पे मैं मानता हूं कि आज की तारीख में जब पैनिक, जो आप कह रहे हैं, घबराहट हर आदमी को है, डरा हुआ है आदमी, सहमा हुआ है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें घर में हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, पल्स ऑक्सीमीटर आजकल काफी घरों में है, काफी लोगों के पास है और मिल भी रहा है। तो पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी सैचुरेशन देखें, ये मान करके चलें कि 94-95 के प्रतिशत के ऊपर अगर है तो ये नॉर्मल ही होती है। और दूसरी चीज, अगर 94% से कम जाती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, और उसके बाद भी घबराएं नहीं। 94% के कम से 90% तक भी शरीर में ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, तो आपके पास एक बहुत सेफ्टी मार्जिन होता है। तो आप 94% से जहां कम होता है तो उसके बाद से आप इलाज करना शुरू करिए, डॉक्टर की राय लीजिए, और उसके बाद भी पैनिक नहीं करिए। अगर घर पे भी आप रह करके अपना 90% तक आप मेंटेन कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। इसमें 2-3 चीजें हैं कि अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर नापते हैं तो उसकी रीडिंग एकदम से ठीक नहीं आती है। उसको लगा करके रखें उंगली में, और 1 मिनट बाद ही उसकी रीडिंग नापे, क्योंकि शुरू में वो स्तर उसका नापने में आधा 1 मिनट लगता है। तो जो मैक्सिमम रीडिंग आए 1 मिनट तक, वो उसको मेजर करें और उसको ही माने। शुरू में वो कई बार 88-85% से शुरू करता है, तो उसमें घबराएं नहीं। दूसरी चीज ये है कि एक बार अगर रीडिंग आपकी कम आती है तो उसको देख के भी नहीं घबराएं, उसको दोबारा से 1-1.5 घंटे बाद नापे। 1-1.5 घंटे में कोई ऐसा खतरा नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए एक बार आपकी 80 आ गई और फिर आपने देखा 1 घंटे बाद 90% आ गई है, तो ये शायद ठीक नहीं थी। 80% वाली रीडिंग जो है, 80% वाली रीडिंग, तो आपको कंसिस्टेंटली कम अगर रीडिंग आ रही है तो आप उसको घबराएं और फिर आप उसको देखें, डॉक्टर से मशवरा करें। 90% तक घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इलाज शुरू कर देना चाहिए। तो ये नहीं कि घर में बैठे रहे 90% तक। अगर आपकी 94% से कम ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन जाती है, तो उस समय इलाज जरूरी है शुरू करना। वो डॉक्टर आपको राय बता दे देंगे और वो शुरू कर दीजिए, लेकिन फिर भी घबराए नहीं। 90% तक आप घर में आराम से रह सकते हैं, और अगर रिकवरी इस दौरान हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर अनुपम, एक सवाल और है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस समय बहुत सारे लोग, चूंकि अस्पतालों में जगह मिलने में दिक्कत हो रही है, तो घर पे ही वो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं सिलेंडर्स के थ्रू। तो कितना सेफ होता है घर पे ऑक्सीजन लेना? ये क्या किसी चिकित्सा विशेषज्ञ की देखरेख में लेनी चाहिए या खुद से भी कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, घर पे ऑक्सीजन आसान काम नहीं है, इस पे मैं बताता हूँ। लेकिन 2 चीजें आपने कही थी, वो मैं आपको पहले बता दूं कि एक चीज, अगर आपको घर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो सबसे पहली चीज है कि उल्टे लेटें, अपने पेट और छाती के नीचे तकिए रखें, और जिसे कहते हैं सेल्फ प्रोनिंग। तो वो जो है वो अवेक प्रोनिंग करें, मतलब कि आप होश में भी हैं फिर भी उल्टे लेटें। इससे 2 से 3% आपका सैचुरेशन लेवल खुद ब खुद बढ़ जाता है। लेकिन इसमें कोशिश करें कि 15 से 16 घंटा कम से कम आपको उल्टे लेटना ही लेटना है, तभी ये फायदेमंद है। ऐसा नहीं करना है कि आधा 1 घंटा लेट करके फिर आप जो है सीधे हो जाएं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करें, जो है उससे भी आपके जो है फेफड़े खुलते हैं। स्टीम इनहेलेशन लें, गर्म पानी की भाप लें, और नमक के गुनगुने पानी से गरारे करें। ये 4 चीजें करना बहुत जरूरी है। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आपने पूछा कि ऑक्सीजन
कि सिलेंडर रखना। तो इसमें मैं दो चीजें कहूंगा। पहली चीज, जैसा कि मैं कई बार कहता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम का पालन करें। अगर घर में या किसी के पास भी मोहल्ले में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किसी को भी जरूरत हो तो उसको दे दें, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है उसकी ऑक्सीजन खत्म नहीं होती, वो वातावरण की ऑक्सीजन लेता है, उसको कॉन्सेंट्रेट करके मरीज को देता है। तो आप अपने मोहल्ले में किसी के साथ भी उसको बांट सकते हैं, उसको दे सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़े तो आप ले भी सकते हैं वापस। और एक से उसमें 2 पोर्ट लगा करके जो है 2 लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बचा, अगर आपको कहीं भी कमी लग रही है तो आप ये शेयर करें, वसुधैव कुटुंबकम समझ करके लोगों से अपनी चीजें शेयर करें। बंद करके सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करने की दिक्कत ना करें, उससे फिर परेशानी बढ़ेगी। जी डॉक्टर अनुपम, बहुत सिलेंडर रखने में खतरा रहता है, क्योंकि उसमें आपको ध्यान रखना होता है कोई भी आग लगने वाली या ज्वलनशील पदार्थ आपको नहीं रखने चाहिए। तो सिलेंडर से को ऑक्सीजन से, मतलब उससे जो गैस है उससे दूर रखें, अलग रखें, लेकिन उसका रेगुलेट जो आप करना है तो उसका फ्लो जो है वो आप उतना ही रखें जिसपे आपका सैचुरेशन 92, 93, 94% तक रहे। उससे ज्यादा बढ़ाने से कोई हल नहीं होगा, आपका सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको फिर उसको फिलिंग के लिए करना पड़ेगा, फिर आपका घबराहट बढ़ जाती है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। सिर्फ जितना जरूरी हो उतना ही ऑक्सीजन सिलेंडर से लें और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लें, क्योंकि डॉक्टर आपको बता देगा कि कितने लीटर पर मिनट पे आपको उसका वेग रखना है जिससे कि आपका वो सैचुरेशन ठीक रहे। मैंने एक प्रूव्ड बता दिया है फॉर्मूला कि 93-94% अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ऑक्सीजन सिलेंडर पे घर पे। जी डॉक्टर अनुपम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इस समय बहुत सारे हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो घर में हैं, आइसोलेशन में हैं, ऑक्सीजन की उन्हें जरूरत है। तो इस समय ये जो जानकारी है मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को पता होनी चाहिए। जो भी सावधानियां आपने बताई हैं लोग उनका जरूर पालन करेंगे। और इस बीच पूरे देश से हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश से, अपने सवाल के साथ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। दिनेश जी नमस्कार। हेलो दिनेश जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग दिनेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं दिनेश शर्मा बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद जिले यूपी से। मैं कि डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ सर। जी सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जैसे पिछले साल हमारे यहाँ देश में वायरस आया था तो सरकार ने हमारे पे मतलब इतनी गाइडलाइन लगा दी थी और प्रशासन भी इतना चुस्त हो गया था तो हम इसे को कंट्रोल कर पाए थे। लेकिन सर अब इतना फैला हुआ है कि मैं गांव में रहता हूँ एक में, और मैं ब्लाइंड हूँ। मैं अब यहाँ पे देखता हूँ कि घर कोई नहीं बचा हुआ, मेंबर बचे हुए हैं, बीमार पड़े हैं सब लोग, एक एक घर में 2-2 तीन, और डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं। तो उनमें उनका मतलब सोने की महक और जीभ का टेस्ट जो इनका गायब हो रहा है। जी तो उसके लिए सर क्या करें? जी डॉक्टर अनुपम, अगर टेस्ट नहीं आ रहा है और इस तरह की स्थिति, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जो महामारी है ये तो फैलेगी ही, और ये कीटाणु है। कीटाणु भी एक आदमी से दूसरे में फैलेगा। जब तक हम एक दूसरे से मेलजोल रखेंगे तब तक ये मिलेगा ही। लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको मिलना जुलना पड़ता ही है। तो जो 3 चीजें हैं, हाथ धोना, मास्क पहनना और दूरी रखना, उससे रखते हुए ही मिलन करें, मुलाकात करें, किसी से भी करना है तो ये सबसे जरूरी है। दूसरी चीज है जो आप कह रहे हैं, ये कोरोना के जो लक्षण हैं, इससे घबराएं नहीं। 90% से 95% लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ठीक हो जाते हैं और उनको अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और जो लक्षण आपने जैसे बताए कि स्वाद नहीं आ रहा है या सुंघाई नहीं आ रही है आपको, तो ये जो है ये बहुत ही हल्के लक्षण माने जाते हैं। ये अपना समय लेते हैं ठीक होने में, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि जिन मरीजों को ये लक्षण होते हैं उनको कोई बहुत सीवियर कोविड जिसे कहते हैं, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये अपना समय लेंगे, ये अपने समय से चले जाएंगे, इसलिए उसके लिए चिंता नहीं करिए। ये कोरोना के लक्षण हैं, बहुत मरीजों में देखे जाते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अपने समय से वापस भी आ जाएगा। किसी को 2 दिन लग सकते हैं, किसी को 2 महीने लग सकते हैं, इस पर चिंता की कोई बात नहीं। जो श्रोता हमसे अभी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष अंक में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप हमारे विशेषज्ञ से स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच आयुष कुमार जी छत्तीसगढ़ से अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। आयुष जी नमस्कार। जी नमस्ते। जी आयुष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी आपको भी धन्यवाद। जी मेरा सवाल ये है जो कि
सर, कोविड का नए नए वेरिएंट क्यों आ रहे हैं और इसका क्या कारण है? जी, डॉक्टर अनुपम जानना चाहते हैं कि कोविड के नए वेरिएंट्स क्यों आ रहे हैं और इसका क्या कारण है। देखिए, जैसे मनुष्य जो है पुष्ट दर पुष्ट हम लोग बेहतर माने जाते हैं, वैसे ही वायरस को भी सरवाइव करने के लिए अपने वेरिएंट्स पैदा करने पड़ते हैं, नहीं तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, और ये जो है ये तो चलता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेरिएंट्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई उत्तेजित होने वाली या घबराने की बात नहीं है। जो कोरोना के वेरिएंट्स हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है हमें इस समय। जो है अभी ये फैल ज्यादा रहा है, लेकिन फैल इसलिए भी रहा है क्योंकि हम लोग सड़क पर हैं, इसलिए हम लोग संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं, और हम लोग शायद आज की तारीख में उतने ज्यादा कॉशियस नहीं है जितने हम शायद पिछले साल थे। तो अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो इसके फैलने का कोई मतलब नहीं है, और हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके म्यूटेंट से या इनके वेरिएंट से चिंता ना करें बिल्कुल भी। जी बिल्कुल। और इस बीच हरियाणा सिरसा से हमारे साथ फत्तू राम जी जुड़ गए हैं। हेलो। राम राम जी, राम राम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। डॉक्टर साहब जी, मेरे 2 पर्सन है डॉक्टर साहब। जी बताइए। मेरा पर्सन ये है कि मुझे खांसी आ रही है, सूखी खांसी जी, और शरीर में कंपन उठ रही है। और एक मेरा सवाल है, तो वैक्सीनेशन सरकार चला रही है, टीकाकरण अभियान है, ये सब चीज को जैसे चुनाव होते हैं चरणों में कर देना चाहिए, सभी के टीके लग जाए सभी। जी डॉक्टर अनुपम, पहले तो इनका ये सवाल लेते हैं कि इन्होंने कहा है कि खांसी आ रही है, शरीर में कंपन है, तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, कंपन है और खांसी आ रही है तो मान के ही चलना चाहिए कि बुखार और खांसी है, तो अपना जो है बुखार और खांसी में आप अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं और अपने को आइसोलेट कर लें। बाकी घर के जो सदस्य हैं उनसे दूर रहें, और घर में मास्क पहन करके रहें। निरंतर कोई अगर चीज छूते हैं तो उसको सैनिटाइज करें, और अपने हाथ भी सैनिटाइज करें, और जांच की रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक प्रिकॉशन बिल्कुल लें पूरी तरीके से। जी, और हमारे अगले कॉलर चांदनी चौक से जय किशन जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। हेलो जय किशन जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन सभी डॉक्टर ही कहते हैं कि इसके लगवाने से कोई फायदा नहीं है। रेगुलर बेचारे कह रहे हैं, सब डॉक्टर मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में हमें जरूरत भी है तो वो हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हैं, जहाँ से सरकार जो है वो दे रही है, वहाँ पे वहाँ उसको ऑनलाइन करें और ओटीपी नंबर आए उसको मिल जाए तो उससे ब्लैक भी कम होगी और मरीज को भी फायदा होगा, ज्यादा इंजेक्शन मरीज को मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि जो हमारे रेडी खोमचे वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ये जो छोटे लोग हैं, ये हॉस्पिटल जाने के लिए कतराते हैं क्योंकि इनसे भी कोरोना फैलता ही है, सब लोग खाते पीते हैं। अगर हम इलेक्शन के जरिए छोटे छोटे बूथ बना दें और उन लोगों को दे दें तो वो बराबर के बराबर इंजेक्शन लगाएंगे, इससे कोरोना भी नहीं फैलेगा और सरकार को मदद भी होगी। बस जी बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, देखिए बहुत अच्छा सा लोग सुझाव भी देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू होने वाला है और आज से उनका कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। आप देश के युवाओं से क्या कहेंगे। देखिए, आपने सिद्धार्थ जी इनके सवाल का पूरी तरह से जवाब दे दिया है कि अगर इन्हें निचले वर्ग के लोग हैं और इन्हें लगता है कि उनसे फैलने का डर है तो फैल क्यों किसी से भी सकता है, लेकिन आपने बता दिया है कि अगर फैलने से हमें बचाना है तो हर किसी का टीकाकरण कराना जरूरी है। तो जो 1 मई से शुरू हो रहा है, अब तो सब 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए ये खुल रहा है और हर एक को लगवाना चाहिए। देखिए, ये महामारी है और हमें मानना है कि जो हमारा कर्तव्य है अपने को बचाने के लिए और अपने समाज को बचाने के लिए वो करना चाहिए। तो जो 3 चीजें हैं, मास्क पहनना, हाथ निरंतर धोना और सामाजिक दूरी रखना, ये तो बनानी है। इसके अलावा हमें टीकाकरण जरूर कराना है। तो अब आज किसी के पास कोई भी बहाना नहीं है। 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, आज शाम 4 बजे से शुरू भी हो गया है रजिस्ट्रेशन, और मेरा मानना है कि अब अगले कुछ दिनों में सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। हो सकता है कि रश हो, क्योंकि काफी लोगों ने मेरे साथ शाम को भी पूछा है, तो इसमें रश रहेगा। इसमें कोई वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये नहीं है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन चले जाए, आपको टाइम लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा और उसी समय जाना पड़ेगा जिस समय का आपको टाइम मिलता है। तो वो आप रजिस्ट्रेशन कराइए। मोबाइल नंबर जरूरी है उसके लिए, और जब जाएंगे तो अपना एक पहचान पत्र और आधार कार्ड जरूर लेकर के जाएं।
क्योंकि वहां पे आधार कार्ड से लिंक रहता है, आपकी फोटो खींची जाती है उस पर और फिर आपको टीकाकरण किया जाता है। 1-2 घंटे का समय लेकर के जाएं, क्योंकि लगवाने के बाद आधा घंटा आपको ऑब्जर्वेशन रहते ही करना पड़ता है। और कुछ पहले जो है आपके कुछ काम होते हैं, उसमें आपको जैसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह होता है, फॉर्म भरना होता है, तो वो करीब 15-20 मिनट उसमें लगते हैं। तो 1-1.5 घंटे के अंदर सब चीज बहुत सुचारू रूप से हो जाती है। रजिस्ट्रेशन कराएं आज ही, और 1 तारीख के बाद जब भी मौका मिले, जब आपको तारीख मिले, उसके हिसाब से जाकर के टीकाकरण जरूर कराएं। मैं कहूंगा सब लोगों से मैं विनती करूंगा कि सब टीकाकरण जरूर कराएं। जी, जैसा कि डॉक्टर अनुपम सभी देश के युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं कि अब रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और 1 मई से टीकाकरण जरूर कराएं। और इस बीच जयपुर का रुख करेंगे, जहां से रामू यादव जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामू जी नमस्कार। हेलो साहब। जी रामू जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। ये चलने देना साहब, मेरा रेडियो नहीं बजा। हाँ साहब, जय श्री राम। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। जी बताएं रामू जी। ऐसा है साहब, मैं नेत्रहीन हूँ। मैंने 83 साल की उम्र है और जयपुर धोतवाड़ा से बोल रहा हूँ। नेत्रहीन हूँ, मैंने टीका लगवाया है परसों। मेरे बुखार आता है साहब, क्या मैं इसमें करूँ? मेरे थोड़ा बुखार आया, नेत्रहीन हूँ, 83 साल की उम्र है। जी डॉक्टर अनुपम, टीका लगवाने के बाद बुखार आया है, तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, टीकाकरण के बाद बुखार या बदन दर्द बहुत ही लाजिमी है। ये 1-2 दिन या 2-3 दिन के अंदर अंदर चला जाता है। तो आप ये करके मान के चलिए कि आपको दिक्कत है तो बुखार के लिए क्रोसिन या पैरासिटामोल की टैबलेट ले लीजिए आप, और दिन में 3 से 4 गोली आप ले सकते हैं 500 मिलीग्राम वाली। अगर ये 2-3 दिन से ज्यादा रहता है बुखार, तो फिर एक बार डॉक्टर से मशवरा जरूर लें, या फिर एक बार कोरोना की जांच कराएं, क्योंकि आजकल बुखार का कारण एक कोरोना भी है। लेकिन वैक्सीन के बाद बुखार या बदन दर्द लाजिमी है, कई लोगों को आता है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है जी। और चलते चलते हमारे जो लास्ट कॉलर हैं आज के, संचित जी की कॉल लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। संचित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी संचित जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा सिम्टम है जिससे हमें ये पता चले कि अभी हॉस्पिटल में जाना ही है। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर साहब। बताइए कि हमें कब ये किस पॉइंट पे हमें निर्धारित करना होगा कि हमें अब अस्पताल जाने की जरूरत है अगर हम होम आइसोलेशन पे हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका सैचुरेशन जो है 94-93 के कम है तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, और 90% से अगर कम जाता है तो अस्पताल जाने की जरूरत जरूर है। दूसरी चीज, अगर आपको उल्टियां लगती हैं, खाना नहीं बिल्कुल खा पा रहे हैं, अगर आपको घबराहट ज्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, या निंदासापन लग रहा है, सुस्ती लग रही है, या गफलत लग रही है, तो इन सब परिस्थितियों में अस्पताल जरूर जाएं और जाकर के अपने को एक बार डॉक्टर साहब को जरूर दिखाएं। ये बहुत जरूरी है, इसको नजरअंदाज नहीं करें, और एक बार दिखा करके डॉक्टर साहब की राय ले लें। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं घर पे रह सकते हैं तो फिर घर पे दवा के साथ रह सकते हैं। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अनुपम, आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि संभल करके रहें, घबराएं नहीं, महामारी अपने समय से जाएगी, तो धीरज रखें, बहादुरी से लड़ें, सामाजिक दूरी बना करके रखें, मास्क जरूर पहने और टीकाकरण जरूर लगवाएं। जी, मेरा यही मानना है। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के जी बिल्कुल कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से आप जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद जी। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अनुपम ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और हाँ, चलते चलते इतना ही कहेंगे कि शाखें रहीं तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।